नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए समय ना गवाते हुए अपने डिफेंस अपडेट्स को शुरू करते हैं। भारत ने अपने एयर डिफेंस थिएटर कमांड के गठन की तैयारी तेज कर दी है। ये कमांड तीनों सेनाओं की संपत्तियों और देश को हवाई हमले से बचाने का कार्य करेगी। अभी वायु रक्षा को लेकर थल, जल और वायुसेना के अलग अलग इंतजाम हैं, जिन्हें एयर डिफेंस कमांड में मर्ज कर दिया जाएगा और एयर डिफेंस कमांड पूरी तरह से वायुसेना को सौंप दी जाएगी। डिफेंस सोर्सेज की माने तो मैरीटाइम थिएटर कमांड के बाद सबसे ज्यादा तेजी से एयर डिफेंस कमांड के गठन का कार्य तेजी पर चल रहा है। साथ ही सोर्सेज ने यह भी कहा कि इस साल पहले मैरीटाइम कमांड और फिर एयर डिफेंस कमांड का कार्य करना शुरू हो जाएगा। अगले साल में वायुसेना को रूस के अत्याधुनिक S-400 मिसाइल सिस्टम भी मिल जाएगा, जिससे एयर डिफेंस थिएटर कमांड की ताकत में इजाफा हो जाएगा। एयर डिफेंस कमांड की जिम्मेदारी सिर्फ भारतीय सीमाओं तक सीमित नहीं होगी, बल्कि ये भारतीय समुद्रों को भी सुरक्षा प्रदान करेगी। अभी तक ये कार्य नौसेना खुद करती आई थी। सूत्रों के अनुसार एयर डिफेंस थिएटर कमांड का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बनाया जा सकता है, जबकि उत्तरी थिएटर कमांड का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर लखनऊ में बनाए जाने की योजना है। उत्तरी थिएटर कमांड का जिम्मा चीन सीमा की सुरक्षा का होगा। पाकिस्तान सीमा के लिए पश्चिमी थिएटर कमांड बनेगी, जिसका मुख्यालय जयपुर में हो सकता है, जबकि मैरीटाइम थिएटर कमांड का मुख्यालय कर्नाटक के कारवार में होगा। थिएटर कमांड के गठन के पीछे भारत सरकार का तर्क है कि इससे सेनाओं की मारक क्षमता एवं त्वरित कार्रवाई की क्षमता तेज हो जाएगी, साथ ही संसाधनों का बेहतर रूप से इस्तेमाल किया जा सकेगा। थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे आज से दक्षिण कोरिया के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान दोनों देशों के रक्षा सहयोग काफी मजबूत होने वाले हैं। यही नहीं, इसके अलावा नरवणे दक्षिण कोरिया के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के अलावा नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ इस यात्रा के दौरान दक्षिण कोरिया के युद्ध प्रशिक्षण केंद्र पर भी जाएंगे। इसके साथ ही वे डेजन प्रांत में मौजूद एडवांस डिफेंस डेवलपमेंट का दौरा कर सकते हैं। भारत के हथियारों की खरीद को लेकर पाकिस्तान में सनसनी मच गई है। दरअसल भारत ने इजराइल से स्पाइस 2000 गाइडेड बम और स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल खरीदने की तैयारी पूरी कर ली है। भारत ने बालाकोट में आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल यानी कि स्पाइस 2000 गाइडेड बम का इस्तेमाल किया था। आपको बता दें कि 23 दिसंबर को इजराइल से हथियार बनाने वाली कंपनी रॉयल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने घोषणा की थी कि उन्होंने एक एशियाई देश के साथ स्पाइस 2000 गाइडेड बम और स्पाइक मिसाइल को बेचने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि इजराइल ने किसी देश के नाम का खुलासा नहीं किया। जेम्स डिफेंस वीकली ने कहा कि इजरायली कंपनी ने भारत के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और आपको मालूम ही होगा कि पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तानी सरकार में एक तरह का उपद्रव मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री यह आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। यही नहीं, जब भारत के विदेश मंत्री और उप विदेश मंत्री ने खाड़ी देशों का दौरा किया था तो इसका हवाला देते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने चिल्लाना शुरू कर दिया था कि भारत पाकिस्तान के साथ अपने हमले के लिए समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस आरोप को हंसी के साथ खारिज कर दिया। ये तो पाकिस्तान की दोस्तों पुरानी आदत रही है कि वो हमेशा से झूठ बोलता है और कभी भी उसने किसी बात पर यकीन नहीं किया है, लेकिन हकीकत क्या है इसे आप और हम सब जानते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि MM नरवणे दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं और ऐसे में $3 बिलियन के सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम यानी कि SPAD-GMS सौदा भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे और दक्षिण कोरिया के शीर्ष अधिकारियों के बीच चर्चा का हिस्सा होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि हानवा डिफेंस की SPAD-GMS ने रूसी प्रतियोगियों को हराकर कम बोली लगाने के रूप में उभरा था। आपको बता दें कि भारत और दक्षिण कोरिया के सैन्य सहयोग पहले से काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं। दोनों देशों ने 2015 में अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए ऊपर उठाया है। भारत और दक्षिण कोरिया कई सैन्य प्लेटफॉर्मों और हथियार विशेष रूप से नौसैनिक जहाज निर्माण के लिए चर्चा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में बताया गया था कि दक्षिणी कोरियाई कंपनी देवू शिप बिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग ने प्रोजेक्ट 75I के तहत उन्नत कन्वेंशनल सबमरीन के लिए भारतीय नौसेना के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि EOI का जवाब दिया था और KSS-3 पनडुब्बी भारतीय नौसेना के 45,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव के लिए सामने रखी थी। प्रोजेक्ट 75I को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत संसाधित किए जाने की उम्मीद है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भारत में पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। जैसे कि पहले बताया गया है कि OEM को मेक इन इंडिया पहल के तहत विनिर्माण के लिए एक कंपनी के साथ गठजोड़ भी करना होगा। दक्षिण कोरिया भारत को एक सीरियस पावर मानता है और वो भारत के डिफेंस क्षेत्रों में अपनी भूमिका को आगे बढ़ाना चाहता है। वहीं भारत भी दक्षिण कोरिया को एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत प्रमुख भागीदारी के रूप में देखता है।
दोनों देशों ने पिछले साल एक लॉजिस्टिक समझौता किया है जो इंडो पैसिफिक रीजन और इंटरऑपरेबिलिटी में काम करते हुए इंडियन नेवी की मदद करने वाला है। भारत ने चीन को करारा जवाब देते हुए अपने सभी एयरलाइन से चीनी नागरिकों की भारत में यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। हालांकि यह आदेश अनौपचारिक है, लेकिन इससे चीन को करारा जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि नवंबर में ड्रैगन ने इसी तरह के आदेश को पारित किया था। दोनों देशों के बीच उड़ानें काफी लंबे समय से बंद हैं, लेकिन चीनी यात्री दूसरे देश होते हुए भारत पहुंच रहे हैं, जिसके साथ हवाई यात्रा बाधित नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पिछले सप्ताह के अंत में भारतीय और विदेशी दोनों एयरलाइंस को विशेष रूप से कहा गया है कि वे चीनी नागरिकों को भारत न भेजें। फिलहाल भारत में पर्यटक वीजा निलंबित है, लेकिन विदेशियों को काम पर और गैर पर्यटक वीजा की कुछ अन्य श्रेणियों में यात्रा करने की अनुमति है। सूत्रों का कहना है कि भारत में उड़ान भरने वाले अधिकांश चीनी नागरिक यूरोप होते हुए यहाँ पहुँचते हैं। सीमा सुरक्षा बल जल्द ही नवीनतम तकनीक से लैस होने वाला है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान से संदिग्ध आतंकवादियों और पश्चिमी क्षेत्र में हथियार और ड्रग्स की तस्करी से निपटने के लिए किया जाएगा। काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन के बारे में निष्कर्ष परिणाम उस अवैध गतिविधि से छुटकारा पाने की प्रक्रिया के तहत हैं, जिसके बारे में खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी थी कि ये आंतरिक और भारी सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के द्वारा उड़ाए गए ड्रोन के लिंक को तोड़कर खतरे को नियंत्रित करने के लिए सीमा सुरक्षा बल की मदद के लिए एंटी रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि RF ट्रांसमिशन सिस्टम विकसित किया जा रहा है और इसका लाइव ट्रायल शुरू कर दिया गया है और दूसरा पायलट रन अभी खत्म हुआ है और यह अपनी रिपोर्ट देने की अंतिम प्रक्रिया में पहुंच चुका है, जिसके बाद जल्द ही गृह मंत्रालय को इसे सौंप दिया जाएगा। सॉल्यूशन सिस्टम से लेकर ड्रोन डिटेक्शन और टारगेट सिस्टम तक सभी पहलुओं को कवर किया जा रहा है। इस सिस्टम के बारे में बताया गया है कि ड्रोन को दूर से नियंत्रित करने के लिए वायरलेसली कम्युनिकेट करना होगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी तरंग इन ड्रोनों को दूर से नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर एक तरंग का रूप है। रेडियो फ्रीक्वेंसी को ब्रेक करने के लिए एक सिस्टम विकसित किया जा रहा है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करने में मदद करेगा और इसे यहां से कंट्रोल या दूसरी तरफ से इसका कनेक्शन तोड़ दिया जाएगा। पाकिस्तानी सेना का एक हेलीकॉप्टर गिलगित बाल्टिस्तान में तकनीकी खामी की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें इनके 4 सैनिकों की मौत हो गई है। इस हेलीकॉप्टर से सेना के एक जवान के शव को स्कर्दू के एक अस्पताल में ले जाया गया है। पाकिस्तानी सेना के बयान में बताया गया कि यह हेलीकॉप्टर शनिवार शाम में एस्तोरा जिले के मिनी मार्ग में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बयान में बताया गया है कि तकनीकी खामी की वजह से ये दुर्घटना हुई है। हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस ने निजी स्पेस डोमेन में इतिहास रचने का काम किया है और उन्होंने अपने सॉलिड propulsion रॉकेट मोटर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। स्काई रूट एरोस्पेस के अनुसार इस टेस्ट को सोलर इंडस्ट्री नागपुर में टेस्ट किया गया और इसी साल अगस्त में रमन इंजन का टेस्ट फायरिंग भी की गई थी। स्काई रूट ने विक्रम 1 लॉन्च वाहन के सभी propulsion टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। स्काई रूट के को-फाउंडर और CEO पवन कुमार ने कहा कि भारत में ये पहली बार है जब किसी निजी कंपनी ने एक फुल सॉलिड propulsion रॉकेट स्टेज परीक्षण किया है। ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि हमने विक्रम 1 के सभी propulsion तकनीकों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है और सभी परीक्षण सफल होने से हमारा उत्साह बढ़ा है। वर्तमान में विक्रम 1 के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के साथ साझेदारी में अगले साल के अंत तक इसे लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसरो 2021 में ब्राजील के कमर्शियल सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। अधिकारियों के मुताबिक 2021 की पहली तिमाही में इसरो ब्राजील के अमेजोनिया के कमर्शियल लॉन्च को करेगा। इस सैटेलाइट के साथ भारत के 3 सैटेलाइट्स भी रवाना होंगे। फरवरी के अंत या मार्च 2021 की शुरुआत में भारत अपने रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि C51 PSLV C51 भेजेगा। इसरो के अध्यक्ष के.सिवन ने कहा कि प्राइमरी पेलोड अमेजोनिया सैटेलाइट एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा। PSLV C51 मिशन केवल इसरो के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए भी बहुत खास मिशन होगा, क्योंकि रॉकेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट उपग्रह आनंद को, जिसे कि पिक्सल के द्वारा, जो कि भारत की निजी स्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कि एक स्टार्टअप है, उसके द्वारा बनाया गया है। के.सिवन ने कहा कि पिक्सल सैटेलाइट एक उन्नत अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा। भारत के पड़ोसी देश भूटान के पास जल्द ही अपना खुद का सैटेलाइट होगा। इसके लिए इसरो ने भूटान के 4 इंजीनियर्स को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। ये इंजीनियर्स भारत के साथ मिलकर अपने देश के लिए सैटेलाइट तैयार करेंगे। इस प्रशिक्षण का पहला चरण 28 दिसंबर से 25 फरवरी 2021 तक होगा, जिसे इसरो के UR राव इलेक्ट्रॉनिक सेंटर यानी कि URSC में इसमें प्रशिक्षण सिद्धांत और तकनीक दोनों पहलू शामिल होंगे। इसके साथ ही लगभग सभी प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षण सुविधाओं के दौरे भी इन्हें कराए जाएंगे। इस प्रशिक्षण के दूसरे चरण में भूटान के लिए सैटेलाइट विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भूटान के लिए बनने वाले इस सैटेलाइट का इस्तेमाल
उनके देश के प्राकृतिक संसाधनों के मानचित्रण करने और आपदा प्रबंधन के लिए किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत और भूटान मिलकर संयुक्त रूप से सैटेलाइट को विकसित करेंगे और इस परियोजना पर दोनों देश काम कर रहे हैं। इससे दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष तकनीक के सहयोग में बढ़ावा मिलेगा। यही नहीं, भारत अपने पड़ोसी देशों के लिए भी सैटेलाइट विकसित कर रहा है। भारत के नेतृत्व में दक्षिण एशियाई उपग्रह परियोजना 2017 में शुरू हुई थी। अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव इस परियोजना का हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।